दोस्तों, क्या आपने फिल्म शोले देखी है? मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ये फिल्म जरूर देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है और आप हिंदी फिल्मों के फैन भी हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस फिल्म को जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो समझो कि आपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म नहीं देखी है। दोस्तों, एक बार मशहूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने कहा था कि हिंदुस्तान के सिनेमा का अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसे दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक शोले से पहले का पीरियड और दूसरा शोले फिल्म के बाद का पीरियड। इतनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म। दोस्तों, ये वो फिल्म है जिसे देखकर इस देश की कई पीढ़ियां जवान हुई है, लेकिन इस फिल्म का चार्म, इस फिल्म का क्रेज अभी तक कम नहीं हुआ है। आज भी लोग इस फिल्म को बड़े ही चाव से देखते हैं, और जब भी आप इसे देखोगे तो ये आपको नई ही लगेगी। अब आप पूछेंगे कि क्यों लोग इस फिल्म को इतना पसंद करते हैं, तो भाई इस बात का कोई एक जवाब नहीं हो सकता। सबके अपने अपने रीजन है इस फिल्म को पसंद करने के। लेकिन फिर जो बात मेरी समझ में आई वो ये है कि इस फिल्म में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि किसी कॉमर्शियल फिल्म में, या यूं कहने कि किसी मेन स्ट्रीम सिनेमा में होनी चाहिए। मसलन मारधार, रोमांस, हंसी मजाक, नाच गाना, इमोशनल सीन, मतलब सब कुछ, और वो भी परफेक्ट बैलेंस मात्रा में, न कम न ज्यादा। ऐसी फिल्में कभी कभार ही बन पाती है, या यूं कह लें कि संजोग से ही बन जाती है। खुद एक बार इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने किसी चैनल पर कहा था कि शोले अब दोबारा नहीं बन सकती है। अगर मैं चाहूं तो भी मैं दोबारा शोले जैसी फिल्म नहीं बना सकता। ऐसी खास फिल्म है शोले। इस फिल्म के न जाने कितने रीमेक बने, या यूं कह लें कि इसकी सफलता को भुनाने के लिए इससे इंस्पायर्ड होकर कई सारी फिल्में बनी, चाहे वो रामगढ़ के शोले हो, या फिर राम गोपाल वर्मा की शोले, या फिर चाइना गेट हो, या फिर सुभाष घई की कर्मा। कुछ सस्ती रीमेक भी बनी, जैसे मेला, गब्बर इज बैक, बसंती तांगे वाली, जय वीरू, और कुछ सी ग्रेड फिल्में भी बनी, जैसे जंग की शोले, इंतकाम के शोले, आग के शोले, डुप्लीकेट शोले। ये वैसी फिल्में हैं जिनको ओरिजिनल शोले के प्रभाव में आकर बनाया गया है। कई सारी रीजनल भाषाओं में भी इसके रीमेक बने या इससे इंस्पायर्ड होकर फिल्में बनी, मगर वो उतनी कामयाब नहीं हो पाई जितनी की शोले हुई थी। इनमें से एक सुभाष घई की कर्मा को छोड़कर, जिसमें दिलीप कुमार, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और श्रीदेवी जैसे बड़े कलाकार थे। तो आखिर वो कौन सी बात थी जो इतनी सारी फिल्मों के लिए वो इंस्पिरेशन बनी? तो मैं कहूंगा कि इस फिल्म में भारतीयता के वे सारे तत्व मौजूद थे जो कि एक हिंदुस्तानी कल्चर में होता है। चाहे पर्व हो या त्योहार, आप होली का ही सीन देख लें, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द की बात हो, जब अजान का वक्त होता है तब अंधे मौलवी का हाथ पकड़कर मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ाती हिंदू बसंती को देख लें। जब बड़े छोटे के सम्मान या प्यार की बात आती है तो मसलन आप जया भादुरी के सामने ससुर यानी कि संजीव कुमार के सामने आने पर पर्दा करने की बात हो, या फिर ठाकुर के घर पहुंचने से पहले घर की साफ सफाई वाला सीन को ही देख लें। हंसी मजाक या फिर ठिठोली देखनी हो तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्रेम प्रसंग को, या फिर अमिताभ और मौसी के बीच के संवाद वाला प्रसंग को देख लें। स्वस्थ पारिवारिक माहौल देखनी हो तो ठाकुर का परिवार देख लें। नौटंकी ड्रामा देखनी हो तो सुरमा भोपाली, या फिर अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला सीन, या फिर धर्मेंद्र के पानी की टंकी पर चढ़कर ड्रामा करने वाला सीन को ही देख ले। दोस्ती ईमानदारी का जज्बा देखनी हो तो धर्मेंद्र और अमिताभ के बीच के कई वैसे सीन हैं। हिंसा और बदले की भावना देखनी हो तो गब्बर और उसके गुर्गे का आतंक देख लें, या फिर ठाकुर, जय और वीरू से गब्बर के भिड़ंत वाली सीन देख लें। मतलब कि इतनी सारी बातें थी इस फिल्म में, तभी ये फिल्म एक इतनी बड़ी फिल्म बन गई, एक माइलस्टोन फिल्म बन गई। और इन सब के पीछे थी एक मजबूत और दमदार पटकथा। उसमें एक एक सीन की डिटेलिंग इतनी बारीकी से की गई थी कि हर किरदार का चरित्र एकदम से उभर कर सामने आ गया था, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा किरदार ही क्यों ना हो, या फिर बड़े से बड़ा। और इस सब के लिए फुल क्रेडिट गोज टू सलीम जावेद। उन्होंने एक ऐसी दमदार पटकथा लिखी जो अपने आप में मुकम्मल थी। हालांकि उन पर कई विदेशी फिल्मों से सीन चुराने के आरोप जरूर लगे, और पूरी फिल्म एक जापानी फिल्म सेवन समुराई से इंस्पायर होने की भी बात कही गई, लेकिन इस बात के लिए सलीम जावेद की जोड़ी की तो तारीफ जरूर करनी ही चाहिए कि उन्होंने उसका भारतीयकरण ऐसे किया कि लोग समझ ही नहीं पाए कि यह फिल्म किसी विदेशी फिल्म से इंस्पायर थी, या कई सारे सीन विदेशी फिल्मों से हूबहू उठाए गए थे। खैर, उस वक्त जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब आम लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इसका कौन सा सीन कहां से चुराया गया है। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस वो मुकम्मल फिल्म देखने से मतलब थी जिसमें मारधार, नाच गाना, हंसी मजाक, इमोशनल सीन
सब कुछ बैलेंस तरीके से था और यही इस फिल्म की खासियत भी थी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी फिल्म है शोले। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप शोले को एक बेहतरीन फिल्म मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में, और उसमें भी सबसे पहले अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हैं। वो इसलिए दोस्तों कि यह वही फिल्म है जिसने अमिताभ बच्चन को स्टार से सुपरस्टार बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, जंजीर से तो वे नाकामयाबी के दौर से बाहर ही निकले थे और दीवार ने उन्हें स्टार बना दिया था, लेकिन फिल्म शोले की सफलता ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह रोल उन्हें सबसे पहले ऑफर नहीं की गई थी। दरअसल फिल्म शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को जय की तलाश थी और उन्हें कोई सही एक्टर नहीं मिल पा रहा था। तब उनके पिता जीपी सिप्पी ने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सजेस्ट किया था। जब वो शत्रुघ्न सिन्हा के पास ऑफर लेकर गए तो उनके पास उस वक्त कई फिल्में थी, फिर भी उन्होंने रमेश सिप्पी से पूछा कि उन्हें कौन सा डेट चाहिए, लेकिन रमेश सिप्पी उस वक्त किसी और उलझन में उलझे हुए थे। दरअसल फिल्म शोले के लेखक सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया था, लेकिन रमेश सिप्पी के पिता ने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुझाव में दिया था। रमेश सिप्पी समझ नहीं पा रहे थे कि पिता की बात माने या फिर सलीम जावेद की। उसी दौरान शत्रुघ्न सिन्हा जब बार बार रमेश सिप्पी से डेट पूछ रहे थे तो रमेश सिप्पी उन्हें ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा को पता चला कि जय का रोल अमिताभ बच्चन को मिल गया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अभी कुछ साल पहले ही एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें पता चला कि शोले में अमिताभ को चुन लिया गया है तब उन्हें अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अमिताभ ने जो मुकाम उस फिल्म से पाया और आज वो जिस पोजीशन पर है वो गर्व करने वाला है। हालांकि इस स्टोरी का एक और वर्जन भी है और कहा जाता है कि जय के रोल के लिए धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी से अमिताभ बच्चन के नाम की सिफारिश की थी। दरअसल कुछ साल पहले धर्मेंद्र ने इंडिया टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में बताया था, मैंने ये खुद से पहले कभी नहीं कहा, लेकिन अब वो यानी कि अमिताभ बच्चन खुद से कहने लगे हैं कि जय का रोल मुझे धर्म जी ने दिलवाया था। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल वो आते थे मेरे पास, इसलिए मैंने उनके नाम की सिफारिश कर दी थी, वरना ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा को जा रहा था। और जब ये बात शत्रुघ्न सिन्हा को पता लगा तो उन्होंने मुझसे पूछा, पाजी मेरा ये रोल उधर क्यों दे दिया? फिर मैंने उनसे कहा, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब वो पहले आया था तो मुझे लगा कि मैं उसके नाम की सिफारिश कर दूं। दरअसल उन दिनों धर्मेंद्र और अमिताभ दोनों ही एक फिल्म चुपके चुपके में एक साथ काम कर चुके थे और उन दोनों की एक अच्छी खासी ट्यूनिंग बन चुकी थी। तो जैसे ही अमिताभ बच्चन को पता चला कि रमेश सिप्पी जय के रोल के लिए किसी एक्टर की तलाश कर रहे हैं, तब अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र से उस रोल के लिए उनके नाम की सिफारिश कर देने की बात कही थी। अब कौन सा वर्जन सही है यह या तो रमेश सिप्पी जाने या फिर अमिताभ, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा। खैर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म के लिए सबसे पहले धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार की कास्टिंग सबसे पहले हो चुकी थी, क्योंकि तीनों ही पहले से जीपी सिप्पी की फिल्म सीता और गीता में काम कर चुके थे और इसके डायरेक्टर रमेश सिप्पी से इनकी अच्छी खासी ट्यूनिंग जम चुकी थी। धर्मेंद्र और हेमा को बीरू और बसंती के रोल के लिए तो संजीव कुमार को ठाकुर के रोल के लिए चुन लिया गया था। गब्बर के रोल के लिए डैनी डांगजगोप्पा के नाम पर लगभग फाइनल हो ही चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों से बात नहीं बनी और वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, जिसका उन्हें सदा मलाल रहा था। एक और हीरो थे जिनको ये फिल्म ऑफर की गई थी, वो भी ठाकुर का रोल, लेकिन उन्होंने भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और इस बात का भी मलाल उनको बहुत सालों तक रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिलीप कुमार साहब के बारे में। अब ये दोनों क्यों नहीं इस फिल्म का हिस्सा बन पाए, इसकी वजहों का जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टार पहले अपने वाला रोल करना नहीं चाहता था, सभी एक दूसरे के रोल को करना चाहते थे। जैसे धर्मेंद्र ठाकुर का रोल करना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि फिल्म का मेन हीरो ठाकुर ही है, और उस समय अगर देखा जाए तो उस फिल्म के सभी कलाकारों में धर्मेंद्र की कॉमर्शियल वैल्यू बाकी सभी कलाकारों से ज्यादा थी। लेकिन फिर उनको समझाया गया कि अगर वो ठाकुर का रोल करेंगे तो फिर हेमा मालिनी के ऑपोजिट वीरू वाला रोल संजीव कुमार को देना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि उस वक्त दोनों ही, मेरा मतलब धर्मेंद्र और संजीव कुमार दोनों ही हेमा मालिनी को चाहते थे, और यहां तक कि संजीव कुमार ने तो हेमा मालिनी को प्रपोज भी कर दिया था। वही धर्मेंद्र को समझाया
गया कि अगर संजीव कुमार वीरू का रोल करेंगे तो उनको हेमा के साथ ज्यादा टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा और फिर हेमा उनको हाँ कह देगी। जैसे ही ये बात धर्मेंद्र को समझ में आई, वो झट सा वीरू का रोल करने को तैयार हो गए। वहीं दोस्तों कहा जाता है कि संजीव कुमार पहले गब्बर का रोल करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की तो उनको फॉर्मली कह दिया गया कि उनके अलावा ठाकुर के रोल के साथ दूसरा कोई कलाकार न्याय नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ठाकुर का रोल सबसे पहले अभिनय सम्राट दिलीप कुमार को ऑफर की गई थी, मगर तब दिलीप कुमार को समझ में नहीं आया था कि यह रोल कितना बड़ा है और यह फिल्म कितनी बड़ी हिट होने वाली है। उनको लगा था कि इतने सारे कलाकारों के बीच उनका रोल कितना ही बड़ा होगा। फिर उनके मना करने के बाद ही यह फिल्म संजीव कुमार को ऑफर हुई थी, क्योंकि उस समय अभिनय के मामले में अगर दिलीप कुमार का कोई काउंटर था तो वे थे संजीव कुमार। फिर ऐसा भी सुनने में आता है कि कुछ समय के लिए अमिताभ बच्चन भी गब्बर का रोल पाने की कोशिश में लगे थे, क्योंकि गब्बर का रोल था ही इतना पावरफुल और सभी को लगता था कि फिल्म में सिर्फ ठाकुर और गब्बर ही मेन हीरो है, बाकी तो सब सपोर्टिंग कलाकार हैं। लेकिन उनको भी मना कर दिया गया था। दरअसल तब तक अमिताभ बच्चन की सिर्फ जंजीर ही सही मायनों में हिट हुई थी और इसलिए वो इस पोजीशन में नहीं थे कि अपने मनचाहे रोल के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर दबाव डालकर अपनी बात मनवा सके। फिर हेमा मालिनी भी इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थी। उनको लगता था कि इस फिल्म में उनका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, वहां 6-7 सीन है, लेकिन फिर भी उनको किसी तरह मनाया गया क्योंकि वो उस वक्त की बहुत बड़ी हीरोइन थी। अब बताता हूं कि गब्बर का रोल अमजद खान को कैसे मिली। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस रोल के लिए पहले डैनी डांगकोप्पा को कंसीडर कर लिया गया था, लेकिन वो उस वक्त फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के लिए डेट दे चुके थे, जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी। डैनी भी गब्बर का रोल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने सेक्रेटरी से फिरोज खान को अपनी शूटिंग के डेट में थोड़ी फेरबदल करने की सिफारिश भी करवाई थी, लेकिन फिरोज खान इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि उनको विदेश की धरती पर फिल्म की शूटिंग करनी थी और इसके लिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की थी। अब इसमें एक बार फिर से बदलाव करके वे और कोई जोखिम लेना नहीं चाहते थे। फिर डैनी को गब्बर सिंह के रोल के लिए रमेश सिप्पी को मना करना पड़ा क्योंकि वे फिरोज खान को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि डैनी के इस वर्ताव से फिरोज खान थोड़े नाराज जरूर हुए थे। खैर, डैनी के मना करने के बाद फिर से एक दमदार कलाकार की खोज शुरू हुई जो कि उस रोल के साथ यानी कि गब्बर सिंह के रोल के साथ न्याय कर सके। फिर सलीम जावेद ने उस रोल के लिए अमजद खान का नाम सुझाया। वे अमजद खान को पहले से ही जानते थे क्योंकि वे मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट जयंत के बेटे थे और वे यानी कि अमजद खान मुंबई के थिएटरों में काम करते करते अपना नाम बना चुके थे। हालांकि रमेश सिप्पी भी थिएटरों में पहले से ही अमजद खान का काम देख चुके थे और उस हिसाब से वे उन्हें थोड़ा बहुत जानते भी थे। लेकिन फिर जैसे ही उनके नाम की सिफारिश रमेश सिप्पी के पास आई, उन्होंने उनके बारे में फिल्म शोले में ठाकुर के नौकर का रोल निभा रहे सत्यन कप्पू से उनके बारे में पूछा, क्योंकि सत्यन कप्पू भी कई प्ले में अमजद खान के साथ काम कर चुके थे। सत्यन कप्पू ने झट से हाँ कर दी और उनके बारे में बहुत सारी अच्छी फीडबैक दी। फिर अमजद खान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। इससे पहले सलीम जावेद को किसी बस स्टैंड पर अमजद खान पहले ही टकरा चुके थे। तब सलीम जावेद ने उन्हें यह बताया तो जरूर था कि उनके किसी फिल्म में उनके लिए एक बहुत बड़ा रोल ऑफर किया जाने वाला है, मगर वो रोल कौन सा होगा और किस फिल्म में है ये तब उन्होंने नहीं बताया था। फिर जैसे ही अमजद खान को गब्बर सिंह के रोल के लिए ऑडिशन देने का ऑफर आया, वे सबसे पहले चोर बाजार से एक पुरानी वर्दी खरीद कर ले आए और अपने दांतों को भी सामने से थोड़ा सा काला कर लिया, अपनी दाढ़ी भी थोड़ी बहुत बढ़ा ली थी। और फिर जब वे इस गेटअप में गब्बर सिंह के रोल के लिए ऑडिशन देने पहुंचे तो वे पहले ही नजर में रमेश सिप्पी को भाग गए और उन्हें वो रोल ऑफर कर दिया गया। बाकी तो फिर गब्बर सिंह का किरदार जिस तरीके से अमजद खान ने निभाया ये सबको पता है, वो एक अमर किरदार बन गया। हालांकि इसके लिए खुद अमजद खान ने काफी मेहनत की थी और इस रोल को करने से पहले वे जया भादुड़ी के पिता तरुण भादुड़ी की किताब अभिशप्त चंबल को काफी गंभीरता पूर्वक पढ़ा था ताकि वे चंबल के डाकुओं के बारे में अच्छी तरीके से जान सके। अमजद खान और उनके निभाए किरदार गब्बर सिंह को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे वो रोल एक माइलस्टोन बन गया फिल्म इतिहास में। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और अगर आपने फिल्म शोले देखी है तो आपको वो फिल्म कैसी लगी वो भी आप जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी के अभी कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इसे जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।